ठीक है। चलिए, इट्स गुड। काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, जितना मुझे एक्सपेक्टेड था उस अकॉर्डिंग। एक बार आप लोग इफ पॉसिबल तो कैमराज ऑन कर दीजिए। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या किया था? संधि कंप्लीट की थी या प्रत्यय चालू कर दिया? सौरभ जी। अभी 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 हाँ, अच्छा, अब वे किया था। ओके, ठीक है। तो शुरुआत की हम थी लोगों अब। को, हाँ, अब अच्छा, अब वे कंप्लीट नहीं हुआ क्या? नहीं। नहीं, कंप्लीट हो गया था। और कंप्लीट लास्ट। हो गया है, जहाँ तक मुझे याद है ना? हाँ वो। मैंने आपको हाँ क्वेश्चन आंसर दिए थे करने को, और वो भी वो हमने ऑलमोस्ट क्लास में डिस्कस हाँ कर हाँ लिए हाँ, थे, वो डिस्कस किए थे, क्वेश्चन राइट। आंसर भी। राइट। और मुझे प्रत्यय चालू करने हैं, और मुझे याद है संधि के मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे बहुत पहले, जिसमें ओवरऑल सभी संधि पे क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन। और आंसर के एक आधा क्वेश्चन मैंने जो क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, आई टोल्ड कि हम वो करेंगे डिस्कस। ऐसे दो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, बाकी सब हमने कर लिया है। तो दैट अगेन मैं डिस्कस नहीं करके अभी आगे चल रहा हूँ सीधा टू प्रत्यय। ठीक है, हम प्रत्यय स्टार्ट करते हैं, और उसको डिस्कस करने का जैसा भी बनता है तो मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा भूल गए हो, अगर आप लोग को पता नहीं मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। मैं वापस से एक बार आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, तो ये वो क्वेश्चन है, ताकि आपका संधि का रिवीजन हो सके। तो संधि का रिवीजन, एंड अलोंग विद दैट आप लोग अपना जो अव्यय का एक आधा क्वेश्चन है वो सारा करके आना नेक्स्ट संडे को, तब उसको पूरा डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग ये है कि बाय फार हमें मई तक कंप्लीट करना है हमारा जितना भी सिलेबस और जितना भी कोर्स है, क्योंकि फ्रॉम जून वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट न्यू बैचेस ऑफ संस्कृत। राइट। तो हम मई तक कंप्लीट करेंगे, और टॉपिक वाइज अगर मैं देखूं तो प्रत्यय और समास, ये दो ही टॉपिक बाकी है। और प्रैक्टिस वाइज देखूं तो प्रैक्टिस तो भी बहुत नीडेड है। तो हम ग्रेजुअली प्रत्यय समास को क्विकली ट्राई करें खत्म करते हुए, फिर आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे एक आधा महीना, विच विच यू विल बी गेटिंग फेमिलियर। मतलब अप्रैल में आई विल ट्राई कि हम आपकी प्रैक्टिस चालू कर देंगे, तो टिल मई क्लासेस ऑफ करने के पहले तक आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे किस प्रकार से श्लोकों को देख के अर्थ निकालना है, टीका में से किस प्रकार से अर्थ निकालना है, तो सेंटेंस आपके सामने संस्कृत में अगर आ गया तो कैसे आप उसका अर्थ पकड़ोगे। इन सब चीजों में बाय फॉर यू विल बी लाइक एजुकेटेड, एंड विल बी इजियर टू फाइंड आउट इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। बट मुझे तो आपकी तरफ से संस्कृत 3-4 महीने में हो जाता है क्या? ऐसा है, हमने तो 6 महीने का प्लान किया था कि 6 मंथ्स में हम पूरा सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे, बट मैंने उसको फिर भी इलोंगेट कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने अक्टूबर से स्टार्ट किया था, राइट? सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो टेक्निकली 7 मंथ्स, नो 8 मंथ्स, राइट? तो वो 2-3 महीना भी मैंने ड्रैग कर करके आई वाज लाइक कि नहीं, प्रैक्टिस नीडेड है, नीडेड है। और वो बाकी जो सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें भी जिन लोगों को लगता है कि अभी उनको और प्रैक्टिस चाहिए, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो उसको वापस से। उसमें कोई इश्यू नहीं है, वापस से स्टार्टिंग से उसमें पढ़ेंगे, तो यू कैन डू दैट, है ना? वो भी आप कर सकते हो। बाकी उसका जो भी फंक्शनिंग होगा, जैसा भी उसका होगा वो बता देंगे। अभी तो आप लोग जो हम पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करो, है ना? चलिए, मैं प्रत्यय यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या होते हैं प्रत्यय और क्या चीजें हैं, मैंने वीक डे वाली क्लास में तो स्टार्ट कर दिया है, वीकेंड में मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ से मैं पढ़ना चालू कर रहा हूँ। आप लोग समझिए साथ में एग्जैक्टली प्रत्यय होता क्या है। अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है उपसर्ग, राइट? उपसर्ग आप लोग एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। उपसर्ग मतलब क्या होता है? अ, अभिषेक जी, उपसर्ग मतलब क्या होता है? क्या क्यों नहीं तूने दूध। अ, याद नहीं है। किसी को पता है उपसर्ग मतलब क्या होता है? हम लोग पढ़ चुके हैं। भवी, आप बताओगे उपसर्ग क्या होता है?
अच्छा, मुझे वॉइस नहीं आ रही है। जो शब्दांश जो हाँ मूल शब्दों के आगे हाँ, करेक्ट करेक्ट। जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन करते हैं उन्हें। हाँ करेक्ट। मतलब आप लोग ये चीज पढ़ चुके हो, मूल धातु, मूल शब्द जो होता है वो, उसके आगे जो शब्द लगते हैं, जैसे अगर आप मेरा नाम भी लोगे तो मेरा नाम अनमोल है, तो मेन शब्द है मोल। मोल मतलब होता है प्राइस। अब उसके सामने अन लगा है, उस शब्द के आगे अन शब्द लगा है, तो उससे शब्द बन गया अनमोल। तो उसका मतलब क्या बन गया कि प्रीफिक्स। जिसकी कोई कोई हाँ करेक्ट, जिसकी कोई कीमत ना हो। अब प्रत्यय क्या करते हैं, इसका उल्टा काम करते हैं कि प्रत्यय शब्दों के बाद में सफिक्स। लगते हैं। सफिक्स सफिक्स। मतलब जिसे हम संस्कृत में धातु बोलते हैं, कि जो मेन शब्द के बाद में लगते हैं, जो भी शब्द का अर्थ बदल देते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस इतना बस है कि उपसर्ग के कोई टाइप्स नहीं होते। उपसर्ग आपको मैंने पढ़ा दिए थे भाई, ये 40-50 उपसर्ग आपके संस्कृत भाषा में है, और इनका जब हम यूज करते हैं तो उस अकॉर्डिंग से शब्द में परिवर्तन आ जाता है। बट इधर प्रत्ययों में कुछ नियम है। ऐसा नियम क्यों है? क्योंकि ये शब्दों के बाद में लगते हैं, और शब्दों के बाद में लगने से प्रॉब्लम ये होता है कि शब्दों के अंत से डिसाइड होता है कि भाई उस शब्द का वचन क्या है, उस शब्द का लिंग क्या है। जैसे मैंने बोला राम और रामा, ये दो शब्द मैंने बोले, तो इनका एंडिंग जो है दोनों वर्ड्स का, राम विसर्ग आ रहा है ना एंड में, तो ये जस्टिफाई कर रहा है कि भाई राम शब्द जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। राइट। और वही अगर मैंने बोला रामा, रामा मैंने बोला, तो उसका एंड किससे हो रहा है, आ से, आकार आज से, तो वो क्या जस्टिफाई कर रहा है कि रामा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो एंडिंग से किसी भी शब्द का अंत किस तरीके से हो रहा है, उससे जस्टिफाई हो जाता है कि भाई वो शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। और क्या जस्टिफाई होता है, तो उसका जो वचन होता है, राम, रामौ, रामाह, राम शब्द रूप ऐसे ही चलते हैं ना। तो स्टार्टिंग का जो रा शब्द है, रा, वो तो आपका एज इट इज है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव कहाँ पर हो, एंडिंग में, राम, रामौ, रामाह। इसलिए जब एंडिंग में जो चीज छेड़खानी करती है, जैसे प्रत्यय, तो उससे हमारा शब्द का वचन ना बदल जाए, लिंग ना बदल जाए, और बदलता भी है। इसलिए इस टॉपिक का थोड़ा सा डीप में स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि शब्द का अर्थ भी बदलता है, और दूसरा उसका लिंग बदलता है, उसका वचन भी बदलता है। लेकिन उपसर्ग से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम पढ़ना चालू करते हैं, तो धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे कि ये क्या चीज है प्रत्यय। किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो जुड़ते हैं शब्द के बाद में। ठीक है, अब इतनी बात बस आपको ध्यान में रखनी है, और इसमें कुछ भी ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात नहीं है, कि जो शब्दों के बाद में जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब सीधा हम शुरू कर रहे हैं। पहला प्रत्यय है जिसका नाम है त्वा प्रत्यय। क्या नाम है, त्वा। अब आप कहोगे इसको त्वा क्यों पढ़ रहे हैं, इसके सामने तो क भी है, तो वो क आधा है, तो त्वा ऐसे नहीं पढ़ पाते इसको प्रॉपरली, इसलिए त्वा प्रत्यय इसको कहते हैं। ठीक है, सीधा आप लोग यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स पे आ जाओ, बीच का चीज आपको कंफ्यूज करेगी, सीधा उदाहरण पे आओ। क्या लिखा है देखो यहाँ, क्री, ये है आपकी मेन धातु। ये जो क्री है, ये आपकी मेन धातु है। ठीक है, बाकी लोग भी कैमरा ऑन कर लीजिए। क्री आपकी धातु है, उसमें प्रत्यय जुड़ गया है त्वा। क्री धातु है, प्रत्यय क्या जुड़ गया है, त्वा, शब्द बन गया कृत्वा। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, करके। क्या अर्थ हुआ इसका, करके। ठीक है, इतना अर्थ हुआ। अब करके मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये पास्ट टेंस, मतलब जो चीज हो चुकी है उसको जस्टिफाई करता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कि जो क्रियाएं पहले हो चुकी है, पूर्व काल में जो क्रिया हो चुकी है, पहले जो क्रियाएं हो चुकी है, उनको बताने के लिए त्वा प्रत्यय का यूज किया जाता है। जैसे क्रिय का अर्थ क्या निकला, करके। अगला गम का अर्थ क्या निकल रहा है, जाकर। फिर नचवात, नमन करके। पीतवात, पी करके।
श्रुत्वा का अर्थ सुनकर, दृष्टवा का अर्थ देखकर, अथवा का अर्थ मारकर, पृष्ठवा का अर्थ पूछकर, त्यक्तवा का अर्थ त्याग कर, है ना। सर तो फिर ये इधर कट का, संधि का, सॉरी सर, मुझे एक डाउट था। हाँ ये फिर संधि हाँ जो हमने पढ़ा है उसमें और इसमें हाँ, फर्क क्या है फिर? फर्क है ना। संधि में आप दो शब्दों कौन को सी तो जोड़ते एक हो, आधी। अच्छा। ओके। लेकिन यहाँ पर आप ये जिसको जोड़ रहे हो, ये तो ये कोई शब्द नहीं है, ये क्या है, प्रत्यय है। ठीक है। और ये सारी धातुएं हैं। ठीक है, ये सारी उधर। धातुएं। और मैंने आपको बिल्कुल बहुत पहले बताया था संधि में, कि जिन दो शब्दों से आपकी संधि हो रही है, उन दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। हाँ प्रॉब्लम हाँ, क्या अर्थ है, है। संधि वो शब्द होते हैं। यहाँ पर क्री कोई शब्द नहीं है, क्री तो मूल धातु है। अगर आपको एक क्री का प्रयोग करना है मान लीजिए, तो आप इसको लट लकार में क्या बनाओगे, करोति। क्री नहीं बोलोगे, करोति। फिर आपको मान लीजिए इसको भविष्य काल में प्रयोग करना है, तो करिष्यति। फिर आपको मान लीजिए किसी को आज्ञा देना है, कुछ काम करने का ऑर्डर देना है, तो करो तू। लोट लकार, ये सब लकार हमने पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े ना, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार। सौरभ जी पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ, पढ़े तो है सर। पढ़े तो पढ़े हैं, लेकिन याद नहीं है ना। मतलब ऐसा हमने पढ़ा था ना कि आज्ञा देने के लिए इस अकलकार का प्रयोग होता है, फ्यूचर टेंस के लिए इसका प्रयोग होता है, पास्ट टेंस के लिए इसका प्रयोग होता है। तो वो यही धातु हम चेंजेस करते हैं। ठीक है। सिमिलरली प्रत्ययों में क्या हो रहा है, ये धातु में बस हमने क्री सॉरी च्वा प्रत्यय जोड़ दिया, तो इस धातु का रूप बनेगा कृत्वा, जिसका अर्थ आपको निकलेगा करके। जो कि आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ। कार्य को करके, कृत्वा, कार्य को करके, गृहम घर को जाओ, गृहम गच्छ। अगले में देखिए, गम प्लस त्वा का क्या बन गया रूप, गत्वा। सेंटेंस क्या है, आपणम गत्वा इतवा। फलम आनय। आपणम मतलब वन में जाकर फल को ले आओ। ठीक है। आपण। तो इस प्रकार से जहां भी आपको त्वा 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 दिखता है, वहां पे आपको क्या समझना है, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको क्या समझना है, कि यहाँ पर त्वा प्रत्यय भले ही लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, करके। करके मतलब भूतकाल, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, राइट। बस एक और बात आपको ध्यान में ये रखनी है, कि जो त्वा प्रत्ययार्थ शब्द का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है। मतलब जो त्वा प्रत्यय होता है, वो आपका अव्यय होता है। मतलब इसका रूप त्वा तो अतीतवा, पूजितवा, पतित्वा, पठितवा। चाहे आप इन शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग के साथ करो, चाहे नपुंसकलिंग के साथ करो, चाहे किसी के साथ करो। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल था अभी आपका, ये नथवा। ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया है, सरस्वती देवी नथवा पाठम पठ। सरस्वती देवी को नमन करके पाठ पढ़ो, राइट। अब यहाँ पे सरस्वती देवी की जगह अगर हमने यूज कर दिया राम, तो राम देवम नथवा पाठम पठ, तो राम पुल्लिंग है ना। राम तो पुल्लिंग है कि नहीं, पुल्लिंग है। और सरस्वती देवी क्या स्त्रीलिंग है कि नहीं, है। तो भी जो आपका ये त्वा प्रत्यय का शब्द है नथवा, ये एज इट इज रहेगा, ये बदलेगा नहीं। राम देवम नथवा पाठम पठ, ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। सरस्वती देवीम नथवा पाठम पठ, ये वाक्य बिल्कुल सही है। नथवा शब्द में कोई भी चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि नथवा शब्द में जुड़ा हुआ है त्वा प्रत्यय, और त्वा प्रत्यय अव्यय होता है, तो उसका रूप कभी भी बदलता नहीं है। चाहे उसका प्रयोग आप पुल्लिंग के साथ करो, चाहे उसका प्रयोग आप स्त्रीलिंग के साथ में करो। हाँ भवी बोलो। भैया इसमें लिखा है जैसे हन, सॉरी, प्रच प्लस कत्वा स्वा प्लस इक्वल टू पृष्ठवा। तो इसमें प्रच तो धातु है, तो उसको धातु में चेंज करते उस धातु को। करेक्ट, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। कुछ जगह पर आपको दिखेगा भाई ऐसे कैसे रूप बन गया, जैसे आपने गम प्लस त्वा तो गत्वा बनाया, नम प्लस त्वा हाँ तो नत्वा बनाया। तो हाँ फिर आपने प्रक्ष प्लस त्वा का प्रक्षत्वा क्यों नहीं बनाया? हाँ
पृष्ठवा कैसे बना दिया, इसे हम कहते हैं परिवर्तित धातु। अब ये सब चीजें तो आपको परिवर्तित, याद करने की है हाँ कि इनका परिवर्तित चेंज इस धातु प्रकार से होती है हुआ। संस्कृत में। हाँ, मतलब वो फिक्स करेक्ट। होता है। फिक्स्ड है कि प्रच प्लस त्वा का रूप प्रच्छवा नहीं बनेगा, पृष्ठवा ही बनेगा। ठीक है, फिक्स था, फिक्स है। यस फिक्स्ड है, ये रूप इस प्रकार से ही बनेंगे। ठीक है, कुछ जगह पे होता है अब जैसे इधर देखो, कुछ धातुएं होती हैं ऐसी परिवर्तन कुछ धातुएं कहलाती हाँ, है। करेक्ट, हर जगह होती है, यहाँ होती है, लकार में होती है, सभी जगह पर होती है। ठीक है, अब जैसे ये आपका रूप है यहाँ पर पच प्लस त्वा। ठीक है, तो इसका पचवा नहीं होगा, क्या बनेगा, पचित्वा बनेगा। ठीक है, फिर उसके अगला देखो पूज प्लस त्वा है, तो पूजत्वा नहीं होगा, उसका पूजयित्वा बनेगा। ठीक है, तो तो सर ये कुछ लिमिटेड स्टार्ट वाली, प्रत्यय है क्या, ज्यादा है प्रत्यय, लिमिटेड है प्रत्यय? हाँ लिमिटेड है, असंख्यात नहीं है, संख्यात ही है। अच्छा। तो आप एक में ही थक गए क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ एक जनरल पर्सपेक्टिव से। नहीं, नॉर्मल फिक्स होते हैं प्रत्यय भी, कितने प्रत्यय होते हैं, इसके भी कुछ टाइप्स वगैरह हमने कुछ पढ़ा जाए तो आप पढ़े, संधि पढ़ी थी ना हमने, जैसे हाँ। वैसे ही इसको पढ़ेंगे। और चलिए, ये सर सौरभ जी का क्रिया डाउट में, आया। क्रिया में बोलिए। गिना जाता है क्या प्रत्यय को? करेक्ट, बहुत अच्छा बोला। अब जैसे आपने अभी तो आप प्रत्यय पढ़ा, तो क्या इसको आप क्रिया में गिन सकते हो? हाँ। गिन सकते हो, ऐसे गिन सकते हो कैसे? नहीं। क्रिया मतलब कुछ हो रहा है ना सर, काम हो रहा है ना। हाँ, काम बिल्कुल हो रहा है, लेकिन ये द्वा प्रत्यय तो अव्यय है ना, अव्यय तो बदलता ही नहीं है, और क्रिया को तो कर्ता के अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है। अब कर्ता पुल्लिंग का आ गया एक वचन का, तो क्रिया बदलेगी कि नहीं एक वचन की, और कर्ता बहुवचन का आ गया, तो क्रिया बहुवचन की होगी कि नहीं। इतना रूल तो आपको पता है ना कि कर्ता और क्रिया सेम सेम विभक्ति सॉरी सेम वचन की होती हैं। ये रूल तो दिमाग में घुसा लो कि कर्ता क्रिया सेम वचन की होगी, तब कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया को बार बार बदलना पड़ेगा कि नहीं, बदलना पड़ेगा। लेकिन त्वा प्रत्यय तो अव्यय है, और अव्यय के किसी भी कंडीशन में कभी भी बदलते नहीं है, तो त्वा प्रत्यय आपका क्रिया हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ भाभी बोलो। भैया इसमें सिर्फ हमें लट लकार का प्रयोग करना है, जैसे प्रच प्लस त्वा था तो प्रच में पृष्ठवा पृष्ठति पृष्ठवा पृष्ठन्ति होता है, जिसमें लट लकार का ही प्रयोग होता है, कोई और वो नहीं होता है हाँ, लकार। पता है ऐसा है, जिन धातुओं में चेंजेस हो रहे हैं, अब उन धातुओं के चेंजेस सभी जगह होंगे। अब प्रयुक्त धातु का जो प्रत्यय बना है ना, वो त्वा प्रत्यय में प्रयुक्त धातु यूज होगी तो भी बदलेगा, अगर लट लकार में उसका रूप बनाओगे तो भी बदलेगा। तो फिर ये धातु है भाई, ये धातु ये आपकी परिवर्तित धातु है। और जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, जब मैंने आपको हैंड रिटन नोट शेयर किए थे ग्रुप पे, अगर आपको याद हो तो, बहुत पहले मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स को शेयर करे हैं ग्रुप पे, जिन हाँ। नोट्स में मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि उसमें हाँ। लिखा हुआ है कि भाई ये धातुएं क्या है, आपकी परिवर्तित धातुएं हैं। हाँ लिख के राइट, भेजा था आपने। हाँ, तो उसमें ये रूल है कि भाई ये 7-8 धातु परिवर्तित है। मतलब परिवर्तित मतलब इन धातुओं का कहीं भी आप प्रयोग करो, किसी भी टॉपिक में, प्रत्ययों में करो, संधि में करो, फिर आप उनका लकार में प्रयोग करो, वो धातु हर जगह चेंज होगी, यूज होंगी। तो प्रस्थ धातु इनमें से एक है, अगर आप उसका त्वा प्रत्यय प्रयोग करो तो प्रश्वा बनेगा, और उसी प्रच्छ धातु का अगर आप प्रयोग लट लकार में करोगे तो प्रच्छति बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, अब सौरभ जी का डाउट आया था कि भाई प्रतिक्रिया है कि अव्यय की क्या है, तो इसके लिए आपके सामने मैंने कुछ 4 पॉइंट्स खोले हैं, इसका ध्यान से देखना। देखिए, अव्यय कौन कौन से नकार है, कौन कौन से प्रत्यय आपके अव्यय होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट अव्यय का है। देखिए, त्वा प्रत्यय पढ़ लिया अभी हमने, त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय, ये 3 प्रत्यय आपके अव्यय होंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रत्यय हम पढ़ेंगे, उनमें से 3 प्रत्यय जो होते हैं, त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ये क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। फिर ये लिखने ये चीज है, धातु से विशेषण बनाने के लिए, विशेषण विशेष पढ़ चुके हो ना आप लोग, विशेषण विशेष पढ़ चुके हो ना, जरा ये बाकी जो क्लास वाले सो रहे हैं उनसे पूछ, लीना जी जरा मुखड़ा दिखाएंगे आप अपना, और मुझे आंसर भी बताइए, विशेषण विशेष क्या होते हैं। लीना जी, लीना जी, मीना जी तो सिंसियर है मुझे पता है, लीना जी।
मतलब मेरा गला सूख जाएगा लेकिन आपका माइक अनम्यूट नहीं होगा। चलिए मीना जी आप बता दीजिए, विशेषण विशेष्य क्या होते हैं? रिलेशन है ना, सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर नहीं, मतलब जो विशेषता बताते हैं, राइट? विशेषता बताते वो हैं। संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन की जो स्पेशलिटी क्वालिटी बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज है कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो प्रत्यय आपकी स्पेशलिटी बताएंगे, किसकी? तो कह रहे हैं धातु की। धातु मतलब जो भी आपका मेन शब्द है उसकी क्वालिटी बताने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं? क्षत्रि, सानच, कव्यत और अनियर और यथ। पांच प्रत्यय ऐसे होते हैं जो आपकी क्वालिटीज बताएंगे धातुओं की। कौन कौन से पांच प्रत्यय हो गए? क्षत्रि, सानच, फिर कव्यत, फिर अनियर और फिर यथ। ठीक है, आगे देखिए। भूतकाल क्रिया के प्रयोग के लिए, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के लिए आपके जो यूज होते हैं वो होते हैं त प्रत्यय, तवतु प्रत्यय। ठीक है, त तवतु प्रत्यय, ये दो प्रत्यय आपके किस लिए प्रयोग होंगे? कि जो चीजें हो चुकी हैं, पास्ट में जो चीजें हो चुकी है उनको इंडिकेट करने के लिए आपके त और तवतु प्रत्ययों का प्रयोग होता है। और करना चाहिए इस काम के लिए आपके जो प्रत्यय होते हैं वो है तव्यत, अनियर और यथ। भाई आपको ये कार्य करना चाहिए, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। तो ऑट टू, जो हमने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है ना, ऑट टू, विश ऑट टू डू दिस। तो जो ड्यूटी हमारी होती है, जो काम हमें अवश्य रूप से करने चाहिए, उन करने चाहिए अर्थ में आपके कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? तव्यत, अनियत और यथ। मतलब यथ प्रत्यय आपका दो जगह यूज होता है। एक तो विशेषण बताने के लिए भी यथ प्रत्यय का यूज होता है, और एक करना चाहिए इस अर्थ में भी यथ प्रत्यय का आपका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में धातु से संज्ञा बनाने के लिए, धातु से क्या बनाने के लिए? संज्ञा बनाने के लिए त्रिच प्रत्यय, तिन प्रत्यय, निवुल प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय। त्रिच, तिन, निवुल और ल्युट, ये चारों प्रत्यय हम नहीं पढ़ेंगे। और क्योंकि ये चारों प्रत्यय जो है, जो थोड़े से ग्रामेटिकल, जो बाद में पढ़ते हैं संस्कृत की, उनके लिए यूजफुल है। आप लोग अभी इतना मत देखना। फिर भी जो नॉर्मल धातु से जब हमें किसी को क्रिया बनाना हो, ठीक है, क्रिया सॉरी कर्ता बनाना हो, सॉरी किसी शब्द को अगर हमें कर्ता बनाना हो, तो कर्ता बनाने के लिए चार प्रत्यय का प्रयोग होता है। लेकिन आप ये छोड़ दो, चौथा पॉइंट, ये तीन पॉइंट आप ध्यान में रखो। तो कितने प्रत्यय पढ़ने हैं हमें? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। अभी यद को भी छोड़ दो, सात हो गए ना, आठ, नौ, 10 और 11। ठीक है, समझ आया आपको? प्रत्ययों के नाम नाम समझ में आया, इनका क्या क्या काम होता है, इतना थोड़ा बहुत समझ में आया ना? किसी को कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, देखिए प्रत्ययों का ऐसा कोई यूज नहीं है कि भाई बहुत बड़ी चीज है। बस कभी कभी सेंटेंस इसमें छोटा करने के लिए या सेंटेंस को एनहांस करने के लिए उन्हें, जैसे करना चाहिए, कोई काम करके आया, तो करके आया इतना दो वर्ड लिखने की जगह उन्होंने क्या लिख दिया? कृतवा। अब कृतवा शब्द से अर्थ क्या पता चलेगा? कि वो कार्य करके आया। बस इतने काम के लिए आपका प्रत्यय होता है। स्पेशल सिंबल्स जो शब्दों के बाद में लगते हैं, उन सिंबल्स को, जिनको हम शब्दांश कहते हैं, शब्दांश मतलब शब्दों के छोटे छोटे प्रकार, वो क्या होता है? आपके प्रत्यय होते हैं। तो आप प्रत्यय हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रत्यय जो हम पढ़ रहे हैं, ल्यप प्रत्यय। ठीक है, अब ल्यप प्रत्यय भी आपका अव्यय है। ये देखिए, सेम मीनिंग, जो मीनिंग आपका त्वा प्रत्यय का था, एग्जैक्ट सेम मीनिंग आपका ल्यप प्रत्यय का है। अभिषेक जी, त्वा प्रत्यय का क्या मतलब था? त्वा प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग होता था? अभिषेक जी। सर वो लिखा नहीं मैंने, तो प्रत्यय का एग्जैक्ट है। अब लिख लीजिए, करके या कर भी कर
नम करके, सुनकर, देख कर। तो जो कार्य हो चुका है उसको करके, तो भूतकाल पास्ट टेंस में कोई कार्य हो चुका है, उस करके अर्थ में आपका क्या होता है, स्व प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, सारे एग्जाम्पल देखो, सब में कर कर लगा हुआ है। पी कर, सुनकर, देख कर, मार कर, पूछ कर, त्याग कर, है ना। तो ये कर अर्थ में आपका कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो आप प्रत्यय का आपका प्रयोग होता है। जैसे एक एग्जाम्पल में दिया है नमन करके, तो वो नमन करके का अर्थ भी नमन कर इसी प्रकार से निकलता है। सर ठीक है। आपने वो 7 प्रत्यय जो ऊपर पढ़ा है, अभी जो 7 प्रत्यय पढ़ने हैं, 11, क्या? 11। हाँ सॉरी, 11। तो उसके इतने अभी, उसके इतने एग्जाम्पल्स है क्या? भेद है, उसके भेद किया है ये सारे एग्जाम्पल? एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, भेद नहीं है, भेद नहीं है ना? सब एग्जाम्पल्स है। हाँ, ये पार प्लस, इस सब में देखो ना, सब में तो प्रत्यय लगा है ना। पा प्लस हाँ। त्वा, श्रु प्लस त्वा, ग्रस प्लस त्वा, हम्म। हन प्लस त्वा, प्रस प्लस त्वा। तो तो उस त्वा पे, प्रत्यय ये सारा है। तो उसके जगह 11 में से दूसरा भी ऐड होके बन सकता है, या उसका कुछ हाँ अलग ही ये बिल्कुल, समझे? वही होगा, वही होगा। जैसे गम प्रत्यय है, गम धातु तो आपकी वही रहेंगी, हाँ। है ना। अब गम के साथ यार त्वा प्रत्यय है, आप त्वा नहीं लगा के लेप लगा दो तो दूसरा प्रत्यय हो जाएगा। लेप की जगह आप तुमुन लगा दो, तुमुन की जगह आप अनियर लगा दो। तो मतलब यहाँ पर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना, जो धातु है, फिक्स मतलब वो धातु तो आपकी वही रहेंगी सारी, वही रहेगी, हाँ। धातु तो ना बदल पाओगे आप। ये हम्म। तो आपके प्लस के पहले जो है वो तो पूरा का पूरा आपका सेम रहना है। तो बदलेगा क्या, ये प्लस के बाद वाली चीजें, क्योंकि ये प्रत्यय। प्रत्यय है। हम्म। ये बदलेंगे, अर्थ बदलेगा, वाक्य में इनका प्रयोग बदलेगा, यूजेज बदलेगा। ठीक है। सर धातु प्लस प्रत्यय इज इक्वल टू प्रत्यय? या धातु प्लस प्रत्यय विल फॉर्म योर धातु विद प्रत्यय। ठीक है, सही है। मीना जी समझ आ रहा है? G is still confused, but okay. यू मे आस्क एनी टाइम, ओके। Hmm. सब मतलब बेसिक आइडिया तो लग रहा है ना क्या चीज होता है प्रत्यय, हाँ। है ना। Yeah. ओके, चलिए। तो आप प्रत्यय हम लोगों ने कर लिया है। लेप प्रत्यय भी एग्जैक्ट सेम उसका मीनिंग होता है करके। जैसे पहला है आपका प्र प्लस नम प्लस लेप, ये बन गया प्रणाम में, इसका अर्थ होता है प्रणाम करके। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आएगा कि सर अभी हमने तो आप प्रत्यय में क्या पढ़ा, धातु प्लस प्रत्यय, दो स्टेजेस थी, प्लस के पहले एक और प्लस के बाद एक, राइट। यहाँ पर ही 3 स्टेप्स कैसे आ गई, 1 2 एंड 3। अभी तक 2 ही थी ना बस। Hmm. तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ लेप प्रत्यय का, आप लिख लो, जो मैंने इसके पहले ही बताया था। लेप प्रत्यय का फॉर्मूला होता है उपसर्ग प्लस धातु प्लस य इज इक्वल्स टू लेप प्रत्यय। उपसर्ग हाँ। प्लस धातु प्लस य इज इक्वल्स टू लेप प्रत्यय। क्या बोल प्लस गए? लेयर। यस, तीसरा क्या था? प्लस उपसर्ग प्लस धातु प्लस लेयर। लेयर। लेयर मतलब लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय, लेप लिख लो आप, उपसर्ग प्लस धातु प्लस लेप इज इक्वल्स टू लेप प्रत्यय। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमने द्वा प्रत्यय पढ़ा था ना, कि हमारा धातु है और धातु में हमने प्रत्यय जोड़ दिया, तो वो प्रत्यय वाला शब्द बन गया। यहाँ भी कंडीशन तो वही है कि ये पूरी धातुएं हैं और इनके साथ में हमारा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। नम धातु है, नम के साथ में लेप प्रत्यय है। या धातु है, या के साथ लेप प्रत्यय है। गम धातु, इसका लेप प्रत्यय है। ये क्या है फिर, ये इसमें सारे सर हमारे, सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों यूज करके हाँ शाबाश, ये आपके प्रीफिक्स है, मतलब ये सारे आपके उपसर्ग। उपसर्ग। लेप प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है जो अपने साथी को भूलता नहीं है, वो कहता है आ जाओ बेटा, सारे उपसर्ग तुम लोग भी लाइन में आ जाओ। ठीक है। तो बीच में आपकी धातु है, धातु के पहले आपके क्या है, उपसर्ग है, और धातु के बाद में आपका प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय। तो लेप प्रत्यय जहां जहां भी जिस जिस भी धातु में प्रयोग होगा, उन सभी धातुओं के पहले आपका नियम से कोई ना कोई चल। उपसर्ग लगा ही लगा होगा। ठीक है। जैसे आपका शब्द बना यहाँ पर प्रणाम में,
शब्द बना ना प्रणव में, बना कि नहीं बना? बना ना। तो यहाँ पर आपका जो ये प्र है ना, ये प्र तो आपका क्या है, ये इधर उपसर्ग है। ठीक है। और जो यहाँ पर ये नम है, ये है आपकी नम धातु। ठीक है। और जो बाद में आपका ये य है, ये य है आपका ल्यप प्रत्यय। So these three will come together and then they will form a term from left प्रत्यय. इधर न का न होगा। Yes. मतलब वो प्रत्यय के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होता है ऐसा। बाकी आपको तो अब आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता चुका हूं मैं। अगर आपका न लगा हुआ है प्लस के बाद, संधि पढ़ ली ना आप लोगों ने, हाँ। तो अगर प्लस के बाद आपका न लगा है और प्लस के पहले आपका र है, तो ये र प्रो कैसे बना है? ये प्रो आपका प और प्लस रो से ही तो बना हाँ है ना? हाँ, तो रो और तो ये न र से के न। बाद आपका न आ गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? न ण में। राइट। हम्म। बस ऐसे ही दिमाग आपको लगाना है अलग अलग जगह। ठीक है। तो प्रणाम में शब्द आपका बनता है उपसर्ग प्लस धातु प्लस य से। उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ यही होता है प्रणाम करके। ठीक है। जो आपका त्वा प्रत्यय में था। ठीक है। अब अगर आपको नम धातु के साथ त्वा प्रत्यय का यूज करना, तो कैसे करोगे? कुछ नहीं करना। नम प्लस त्वा इज इक्वल टू नत्वा। उसका अर्थ भी क्या है? नमन करके। और अगर आपको यूज करना है ल्यप प्रत्यय, तो ल्यप प्रत्यय के लिए आपको पहले उपसर्ग लाना पड़ेगा। तो प्र प्लस नम प्लस ल्यप इज इक्वल टू प्रणाम में। इसका मतलब क्या? प्रणाम करके। अब नमन करके नथवा, प्रणाम करके तो ल्यप प्रत्यय, दोनों का मीनिंग सेम होता है। एग्जाम्पल, गुरु प्रणाम में सह पठती। गुरु को प्रणाम करके वह पढ़ता है। ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अभिषेक जी आप त्वा प्रत्यय का बनाइए। कैसे बनाएंगे? गुरुम में प्रत्यय बैठेगा ही नहीं। अच्छा, प्र तो हटा दो ना। प्रत- अभिषेक जी, प्र तो उपसर्ग है। इधर उपसर्ग नहीं हमें अच्छा आएगा। चाहिए क्या त्वा प्रत्यय में? आ तो हमें नत्य नहीं है ना? आएगा। इसको हटा दो न, आप। न, नम में जोड़ो नत्य त्वा प्रत्यय। नमत नहीं, नम नम क्या नमत्वा। बनेगा नम में त्वा जोड़ नम के? नमत्व हाँ, न त्वा। न हाँ ऊपर न था त्वा बनेगा ना। नत्वा तो गुरुम न त्वा सह पठति। गुरु को नमन करके वह पढ़ता है। ठीक है। तो अभिषेक फिर जी क्लियर? पता फर्क हाँ। क्या कैसे हुआ सर? मतलब क्या? कभी पता चलेगा कि ये यूज करना है क्योंकि नहीं, किस यूज करने कॉन्टेक्स्ट वाली में बात नहीं है। आपको प्रत्यय में आपको ये नहीं सोचना। प्रत्यय में आपको पकड़ना होता है कि यूज कौन सा किया गया है। अच्छा, दोनों चल कौन जाता सा है। प्रत्यय? देखो, वो तो पता चल जाएगा आपको एंड का साइन देख के। फिर प्रणाम्य है, विज्ञाय है, अगत्य है, आदाय है। सब जगह एंड में क्या है? यही तो है एंड में। विज्ञाय में यह है, हम्म अगत्य में हम्म यह है, आदाय में यह है। उसमें तो आप देख के तो पता कर लो ये कौन सा प्रत्यय है, या प्रत्यय है। और जहां बात आती है आपको यूज कौन सा करना है, तो भाई त्वा प्रत्यय और लेफ्ट प्रत्यय का तो मीनिंग सेम है। तो कोई सा भी यूज करो, क्या दिक्कत है? कोई सा भी यूज कर सकते हो। अगर आपको सामने से चॉइस है कि भाई आपको कर के अर्थ में कोई सा प्रत्यय यूज करना है, तो आप नथवा भी कर सकते हो और प्रणव में भी कर सकते हो। दोनों का मतलब तो सेम ही है ना। या तो आप कोई भी यूज कर दो, या तो आपको इंडिकेट करेंगे भैया ये जो शब्द है इसको आप त्वा प्रत्यय से बनाओ, या ये शब्द को आप ल्यप प्रत्यय से बनाओ। तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाना। और तीसरी कंडीशन क्या है? आपको पहचानना हुआ, तो पहचानना तो आप सिंबल देख के पहचान ही लोगे कि भाई यहाँ पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग है, यहाँ पे लेफ्ट प्रत्यय का प्रयोग है। समझ आई बात? तो फिर सर अभिषेक जी। हाँ हाँ, लेकिन फिर पता कैसे चलेगा कि ये संधि नहीं है ये प्रत्यय है पता चलेगा ना आपको। अब अच्छा, प्रणव में भी क्या संधि हुई है? संधि आप जब शब्दों में करते हो, तो उसको तोड़ के हम्म दो शब्द निकलेंगे ना आपके। प्रणव हाँ में दो शब्द तोड़ो। दो शब्द क्या है? नहीं निकल रहा है, वो प्रत्यय निकलेगा। प्रत्यय में सिर्फ आपका एक अक्षर जुड़ता है। क्या बोला? प्रत्यय में आपका एक अक्षर जुड़ रहा है। प्रणाम्य में जो य जुड़ा है ना, एक अक्षर, वो आपका प्रत्यय है लेप प्रत्यय।
यह कोई शब्द नहीं है, लेकिन संधियों में आपका शब्द जुड़ते हैं दो। तो बात सिर्फ समझ यह आई? है, प्रत्यय में यह ही है लास्ट में अर्थ में। हाँ। तो उधर सर हाँ, ल्यप इतना क्यों उन्होंने बढ़ा दिया है उसको? वो तो प्रत्यय का नाम है ना, ल्यप प्रत्यय। अच्छा, वो प्रत्यय का नाम ल्यप है। और ल्यप है। उसका सिंबल क्या है? उसका य उसका रिप्रेजेंटेटिव क्या है? य अब अच्छा। जैसे अपनी होती है ना भारतीय जनता पार्टी, हाँ, पर जब आप बीजेपी। वोट देने जाते हो तब तो आप बीजेपी भी रही, कमल का सिंबल है ना उनका। हाँ। सिंबल ओके। तो उनका कमल का है, नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी। तो इसी हम्म। नाम इसका ल्यप प्रत्यय है, बट इसका सिंबल क्या है? यह है। ये अभी आप देखो ये वाला एग्जांपल देखो, ये आ प्लस दा प्लस ल्यप। यहाँ पर कुछ भी नहीं किया उन्होंने। आ को लिखा, दा को लिखा और यह जोड़ दिया, क्या बन गया? आदाय बन गया। राइट। त्वा में, कुछ भी त्वा नहीं किया। प्रत्यय में त्व ही है ना, सिर्फ त्वा। तो अप्रत्यय में त्वा था। त्वा, हाँ हाँ। ठीक है। और वो भी त्वा नहीं है उसका नाम, वो तो इसमें आधा त्वा जुड़ा हुआ है, तो लेकिन उसको हम बोलते हैं ऐसे त्वा। बाकी उसका नाम भी है कुछ और सिंबल कुछ और है ना। ऐसे ही लेप प्रत्यय का लेप है। यो। और इसमें आपको इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, जब आप वाङ्मय पढ़ोगे, जो हम शास्त्री लोग पढ़ते हैं, तो उसमें एक सूत्र आता है अनुबंध लोप। अनुबंध मतलब फालतू चीजों को उड़ा दो। जैसे लेप प्रत्यय की हमें सिद्धि करनी है, मान लो ये शब्द है, और हमें इसमें अनुबंध लोप सूत्र लगाने से जो फालतू चीजें हैं, मतलब जो आधा आधा है, तो आधा आधा क्या है? ल आधा है, ल उड़ जाए। वो आधा है, क उड़ जाएगा, क्या बचा? ये बचा। या ये बचा। तो ये आपका यहाँ पर जुड़ता है शब्द। ठीक है। इस तरह से आपका ये काम करता है। ठीक है। चलिए। हेलो। हेलो। हाँ, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, आपका वो हैंग हो गया, वीडियो हैंग हो गया, वॉइस आ रही है। मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ, ठीक है। हाँ। चलिए। बस ये लिया प्रत्यय में। हाँ। एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, आप सुनाई दे रहे हो सर। ठीक है। दिखाई नहीं दे रहे। एक सेकेंड, थोड़ी देर में दिखूंगा अभी। Just स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ सेल कार्ड। एक सेकेंड।
आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, लेप प्रत्यय क्लियर हो गया। लेप प्रत्यय में कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रत्यय जो हम कर रहे हैं, एक लास्ट प्रत्यय करेंगे आज, दैट इज तुमुन प्रत्यय। इससे क्या होगा कि हमारे अव्यय अव्यय वाले प्रत्यय को सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तुमुन, तुमुन जिस लिए यूज होता है वो के लिए। तुमुन का क्या अर्थ होता है? के लिए। देख, किसी के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं ना, तो के लिए अर्थ में हमारा तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल जैसे है, हन प्लस तुमुन, तो वो क्या बनता है? हंतुम। हंतुम मतलब क्या है? हाँ मारने के लिए, किसी को मारना है तो मारने के लिए हंतुम प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसके अलावा क्या है? पा प्लस तुमुन। पा प्लस तुमुन क्या है? पातुम। पातुम मतलब क्या है? तो पीने के लिए जिसका प्रयोग होता है, राइट। फिर है आपका स्ना प्लस तुमुन। स्ना प्लस तुमुन का रूप बनता है स्नातुम, तो स्नान के लिए, नहाने के लिए। तो इस तरह से के लिए अर्थ में जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है उसे हम तुमुन प्रत्यय कहते हैं। तो आप प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय, इन दोनों का तो मीनिंग भी एकदम सेम है, इनके तो मीनिंग में भी कोई डाउट नहीं आता है। और जो आपके तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय का के लिए अर्थ प्रयोग होता है। तो के लिए अर्थ में जब भी आपको प्रत्यय का प्रयोग करना हो तो वहां पर हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, तुमुन प्रत्यय का। बस इतना सा इसमें रूल है। और इसका आप इजीली तुम देखकर एंड में पता कर सकते हो कि भैया यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखिए, एक एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है, ये मैं क्लास पर डाल दूंगा। ये वाली एक्सरसाइज और आपको नेक्स्ट क्लास में करके आना है। क्या बोला गया है यहाँ पर? जैसे यहाँ पर लिखा गया है, दृश प्लस त्वा, राइट। तो अब दृश प्लस त्वा का रूप सह प्लस त्वा का रूप क्या बनेगा? आ प्लस नी प्लस ल्यप का आपका रूप क्या बनेगा? सर आप अब वापस बोलो ना। देख सकते हो कि आपको एंड पकड़ना है शब्द को और पता करना है कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जैसे प्रणम्य में यह है तो आप पता कर सकते हो यह किस में आता है। उपविश्य में यह है। अब सोढुम में ढुम मतलब तुम, तो तुम मतलब तुमुन, तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो वो किस प्रकार से आप तोड़ोगे वो आपको यहाँ पर पता करना है, पहले क्वेश्चन तोड़ के लिखना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिए उन्होंने, ठीक है, ब्रैकेट्स में। जैसे एग्जांपल दिया है, सह पुस्तकम आदाय, और आदाय को उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया आ प्लस दा प्लस ल्यप। तो आ प्लस दा प्लस ल्यप को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? आदाय। तो प्रत्यय का नाम भी दे दिया है, धातु भी दे दी है। सिमिलरली सारे क्वेश्चन में आपको जो डैश प्लस तुमुन क्या बनेगा, वी प्लस हस प्लस लेप क्या बनेगा, प्र प्लस आप प्लस लेप क्या बनेगा, प्रत्ययों का नाम भी दे दिया है और आपको वहां पर धातु भी दे दी है। उन सबको आप लोग जोड़ो,
आपस में और ग्रुप बनाओ, सेंटेंस में उनको डालो। ठीक है, कुछ कह रहे हैं सौरभ जी? नहीं सर, आप हैंग हो रहे हो थोड़ा। अच्छा, ठीक है, वैसे मेरा खत्म ही हो रही है क्लास वैसे। अब जैसे, अब सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या किया, जो टूटा हुआ था उसको क्या किया आपने, जोड़ा, राइट। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो जुड़ा हुआ है, जिन्होंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, इसको आपको तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? सबसे पहले पता करना है आपको कि भैया यहाँ पर कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय का प्रयोग करा तो वो तो आपका राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, और उसके पहले आपको क्या लगा देना है, बस धातु लगा देनी है। नत्वा है, कौन सा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है। धातु कौन सी है? नम धातु, नम प्लस त्वा। आगत्य, एंड में य आया है, य आया है मतलब कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है। तो लेप प्रत्यय का लेप लिख दोगे। बीच में आगत्य में गम धातु है, आ आपका क्या है, उपसर्ग। तो आ प्लस गम प्लस लेप। फिर देखो आप चौथा एग्जांपल देखो, क्रेतुम। तुम मतलब क्या है, तुमुन प्रत्यय है, तो प्लस के बाद में तुमुन आ जाएगा, क्रिया आपकी धातु है। इस तरीके से आपको यहाँ पर हाईलाइटेड किया गया है, तो हम उनको आपको तोड़ के लिखना है। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ऊपर देखिए क्या सेंटेंस लिखा है, बालिका उद्यानम गच्छति तत्र क्रीडिष्यति। दो अलग अलग वाक्य है, अलग अलग वाक्य दिए हैं। नीचे क्या किया है, उन दोनों वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बना दिया। जो आपने इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच पढ़ी होगी इंग्लिश में, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा है, कंजक्शंस पढ़े हैं, सेम वही चीज है यहाँ पर। बालिका उद्यानम गच्छति तत्र क्रीडिष्यति, उन्होंने क्या किया, बालिका उद्यानम गत्वा। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, क्रिया को पकड़ो, पहले वाक्य की क्रिया को पकड़ो, उसको आप कन्वर्ट कर दो जो भी आपने प्रत्यय पढ़ा है उसमें। ठीक है, कन्वर्ट किया उसमें, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज रहने दो। इससे ऐसा ऐसे कैसे कर दिया आपने, क्योंकि अब हमने इसको क्रिया नहीं रहा। ये गच्छति आपका क्या बन गया, अगले वाक्य में आकर अव्यय बन गया, अव्यय बन गया। और क्रिया आपकी क्या बन गई, क्रीडिष्यति। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फोर्थ वाला, ये आप लोग ट्राई करना। दो अलग अलग सेंटेंस दिए गए हैं, तो पहले सेंटेंस की जो क्रिया है, उस क्रिया को आप क्या कर लो, तो आप प्रत्यय या तुमुन प्रत्यय या ल्य प्रत्यय किसी को भी कन्वर्ट करो जिसके अकॉर्डिंगली आपको जा रहा है, और बाकी पूरा एज इट इज सेंटेंस आप जोड़ के लिख दो। इतना सर ही आपको करना है फोर्थ क्वेश्चन। सर हाँ जी, तो फिर वो जो गतवा हुआ वो तो सही। मतलब वो पास्ट करके होता है ना वो, तो फिर इस हाँ तो सेंटेंस में गमी स्थिति का जो देखो, ओरिजिनल, हाँ तो जो देखिए ऐसा ओरिजिनल है, है वो। भी है, वो भी गम धातु है, और गत्वा भी हाँ गम धातु है। अब हाँ इसमें इन्होंने क्या किया है, सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग बदल जाएगा। गत्वा हाँ मतलब होता है जाकर, मतलब वो जाके आ चुकी है। और हाँ गच्छति मतलब हो रही है, होता है कि जा रही है। तो हाँ। मीनिंग में डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन वो सेंटेंस ओके। अशुद्ध नहीं रहेगा, सेंटेंस शुद्ध ही कहलाएगा। मीनिंग में डिफरेंस आप आने दो, लेकिन उसको एक कर दो सेंटेंस को। फिफ्थ टेंस ही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा लास्ट। उसका। हाँ हाँ, सेम चीज फिफ्थ क्वेश्चन में आपको करनी है। भाई अलग अलग तरीके, मतलब इतना क्लियर है कि चौथे सेंटेंस में या तो आप सिर्फ तो आप प्रत्यय का प्रयोग करना है, लेप प्रत्यय का। उधर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, हम्म, तो वो उसका मीनिंग अलग होता है। और त्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय का अर्थ होता है करके, तो वो दोनों आप एक साथ यूज कर सकते हो। पर तुमुन प्रत्यय का अलग से क्वेश्चन दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे है, बालिका क्रीडिष्यति सा उद्यानम गच्छति। सेम चीज उन्होंने करी, जो पहले सेंटेंस की क्रिया है क्रीडिष्यति, उसको उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, तुमुन प्रत्यय में कन्वर्ट करके बना दिया क्रीडितुम। और बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख दिया, और यहाँ का कर्ता को उड़ा दिया, क्योंकि सा की जरूरत ही नहीं है, कर्ता हमारा बालिका बन गई। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में यही तो करते हो इंग्लिश में, है ना। सेम आपको चीज यहीं पर करनी है। बस फोर्थ क्वेश्चन में आपको चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ त्वा एंड लेप प्रत्यय। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वहां पर आपको चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ तुमुन प्रत्यय। तो सर ठीक है, इसका जो वो जो अर्थ होएगा उसका होगा कि बालिका उधर उद्यान में काम करने जाती है, क्रीडिश।
आपका आवाज नहीं। सर नहीं आ रहा आपका। जब आप आवाज उसको नहीं आ पीढ़ी रही। तुम कर दोगे तो पीढ़ी तुम आपका क्या बन जाएगा, के लिए। तो वो काम करने के लिए जाती है, उद्यान में हाँ काम ओके। करने के लिए जाती है, ऐसा आवाज नहीं आ रही है आपका सर। वाक्य रुक जाएगा। इस तरह से लोगे, थोड़ा दिमाग लगा के बैठोगे आराम से तो हो जाएगा। सौरभ जी, हो हाँ जाएगा। अभी आ रही है। हाँ, हाँ तो मैं वापिस गया आवाज। ब्रेक हो जाती है, नहीं समझ इतना ही पड़ती। बोल रहा हूँ कि वो क्वेश्चन जो है मैं भेज दूंगा, इतना तो easy आ जाएगा। हाँ तो आप ट्राई करो, जितना आपसे हो सकता है आप लोग करो, बाकी फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ना साथ में, हम लोग डिस्कस करेंगे ही। देखो जितना आप लोग कर सको उतना आप लोग करो, वो क्वेश्चन आंसर्स को देख के जितना कर सको, बाकी फिर हम डिस्कस तो करते ही हैं साथ में। तो डिस्कस कर करके आप लोग को आइडिया लग जाएगा, अच्छा इसको इस प्रकार से करना है, इस तरह करना है, ऐसे। ठीक है। बट ट्राई करो, लेकिन एक बार आप लोग ट्राई करके आओगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा ना। ठीक है। सर एक ये पूछना था आपको। ये आप जो हम पूछिए। संस्कृत पढ़ रहे हैं, ये पाणिनि पंडित ना नाम उनका। हाँ पाड़िनी तो पाड़िनी। ये ओवरऑल अपने इंडिया में जो संस्कृत स्कूल्स में सिखाए जाते हैं, वो पाणिनि की है कि दूसरी है? देखिए मेन तो क्या है, संस्कृत जो भाषा है उसको ऐसा मानते हैं कि पाणिनि के द्वारा ही निकली है। मतलब ऐसा मानते हैं कि वो डमरू जो उसने बजाया, शिव जी का डमरू जो बजा था, हाँ, शिव जी का वो डमरू बजा था, उस डमरू में से स्वर निकले। प्रत्याहार कहते हैं उसे संस्कृत में। मतलब अक्षर निकले थे संस्कृत के, अ आ ई उ ऐसे करके उस कॉम्बिनेशन में अक्षर निकले थे। तो उन डमरू से वो अक्षरों को ग्रहण करा पाणिनि ने, और उसके थ्रू उसने क्या व्याकरण रची। अब जो पाणिनि ने व्याकरण लिखी है उस व्याकरण को हम कहते हैं संस्कृत वाङ्मय। मतलब टिपिकल व्याकरण जो हम शास्त्री लोग पढ़ते हैं, कि भाई भवती, आप तो क्या पढ़ते हो, भवती भवता भवंती। भक्ति वाङ्मय मतलब एक मतलब? वचन, वांग मतलब व्याकरण ही होता है। अब व्याकरण में व्याकरण, वांग मतलब आपका जो वैयाकरण होता है, जो व्याकरण में निपुण हो, जो उसमें श्रेष्ठ हो। ठीक है, वो वांग में। और जो हम लोग की व्याकरण पढ़ रहे हैं, ये स्कूल लेवल की पढ़ रहे हैं। मतलब जो 10th तक अर्थ निकालने के लिए, नॉर्मल बोलचाल करने के लिए, समझने के लिए, तो इसे हम कहते हैं लिटरेचर, साहित्य। साहित्य, हाँ। तो हम संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हैं। ठीक है। और जो शास्त्री लोग पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं संस्कृत वाङ्मय, एक लेवल ऊपर। हम पढ़ते हैं कि भवती शब्द कैसे बना, भवती का मूला तो भू है, तो भू का भव कैसे हुआ, ती कैसे आया, त में ई कैसे आया, फिर भक्ति का और भवतः डीपर। कैसे कन्वर्ट हुआ। तो हम डीपर डीप है में वो। जाके उसको पढ़ते हैं और आप मोटा मोटा पढ़ते हो। बाकी व्याकरण पूरी पाणिनि ने निकाली है। फिर पाणिनि के बाद उसको वरदराज आचार्य हुए, अपने पूज्यपाद स्वामी हुए, काफी सारे आचार्यों ने मिलकर उसको, जो हम कहते हैं इजी इजी कर करके फिर आजकल के जो हमारे राइटर्स है वो चैप्टर्स लिखते हैं, संस्कृत की पोएम्स लिखते हैं, श्लोक लिखे हम्म। हैं आचार्यों ने। तो उसको इजी वे में कन्वर्टेबल लैंग्वेज बनाया है, ऐसा है। ठीक है। अभी तो आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, जब हम उसको प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। लेकिन अगर अभी ढील दे देंगे हम, तो फिर आप बाद में क्या करोगे। तो अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट उस पर आप बने रहो, इतना मेहनत करते रहो, तो बाद में आपको इजी पड़ेगा। और ठीक सर है। आपकी अगले कोर्स कब से चालू हो रहे हैं? अभी तो मेरी अपूर्व जी से बात हुई थी, तो वो जून का कह रहे थे। तो मैं उसको जून का देखता हूँ, जून का करना हुआ तो हम जून में कर लेंगे उसको, जैसा भी अगले बैच का मतलब है ना, तो उसमें नहीं, हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो हम फिर जो ज्वाइन चीजें कर रह सकते गई हैं इस ना वो साल भी? तक, ऑब्वियसली कर सकते हो, वापस आपको ज्वाइन करना है ऑब्वियसली कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो, है ना। ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट संडे को मिलते हैं, मैं आपको यस सर। क्वेश्चन भेज दूंगा, फिर आप लोगों को करके आए, ठीक है।